हमारे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा उन इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि वो दो वजारतों का हिस्सा हैं। मेरे कुलीग वज़रा जो हैं हो सकता है माइंड करें। दो सिर्फ इंस्टीट्यूशन का जो डेट है वो 1000 अरब से ज्यादा है। एक इंस्टीट्यूशन का जिसका तकरीबन 700 अरब है, इसमें से डेट जो है उसके ऊपर 86 अरब रुपया सिर्फ इंटरेस्ट पे किया जाता है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है माशी डेफिनेशन के हिसाब से अगर उनकी तारीफ की जाए माशी तौर पे, तो दोनों एक्सट्रीमली सिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनकी जितनी जल्दी भी डिस्पोजल हो जाए इस मुल्क के लिए बेहतर है, लेकिन हम उनको कैरी कर रहे हैं अपनी निगलेक्ट की वजह से, अपनी बेहिसी की वजह से, अपने जो माशी हालात हैं उनसे बेखबरी की वजह से। बेखबरी तो मैं नहीं कहूंगा, सबको पता है कि हमारी माशी हालात क्या हैं। इस तरह और जरा टेलीफोन ही मोबाइल फोन पे बात करना अलाउ नहीं है जी। ये हालात जो हैं ये कुछ छुपे हुए नहीं है। हजारों अरब रुपया जो है वो हमारे मुल्क में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने की कोशिश में सर्फ होता है जिनका जिंदा रहना जो है नामुमकिन है, या उनको जिंदा रख के उसमें पैसे पंप करना मैं समझता हूं एक क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। आप क्राइम अगेंस्ट स्टेट कमिट करते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई सिलसिला ही ना हो रिवाइवल का और आप उसको पंप करते हो। और उसके साथ लूटमार का यह हाल है कि हमारे यहां पे गुर्बत मकाओ के लिए या गुर्बत खत्म करने के लिए जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने गुर्बत तो नहीं मकाई, गुर्बत तो खत्म नहीं की, लेकिन उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ जो सीईओ और सीओओ जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उनकी 35 लाख रुपया तनख्वाह है। और वो अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने स्टे ऑर्डर्स लिए हुए हैं। जनाब वाला, ये मुल्क जो है इसका एक एक बाल जो है वो कर्जे में जकड़ा हुआ है। और आप पॉवर्टी एलिविएशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं उनमें ये इतनी इतनी तनख्वाहें देते हैं, क्या किसी को पता है? ये सारे जो बोर्ड्स बने हुए हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो अपनी तनख्वाहें, अपने पर्क्स जो है खुद डिसाइड करते हैं। और एक लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने आपको ये जो ब्लीडिंग हो रही है हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस की, पब्लिक सेक्टर्स में कॉरपोरेशंस की, उसका तो थोड़ा सा हाल बताया। उसके बाद जो हमारी इनकम का सोर्स है वो हमारा मेनली टैक्स है। जो रेवेन्यू जो है हमारा वो सोर्स है। भाई मैं जनाब वाला, एक स्टडी है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कल उन्होंने सरीना में एक अपना एक सेमिनार भी रखा हुआ है, उन्होंने ये स्टडी पब्लिश किया है। IPOSS उनका उस स्टडी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। सर मुख्तलिफ, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो टैक्स की चोरी है उसकी उन्होंने अमाउंट्स बताई हुई है। सर रियल एस्टेट में 500 अरब रुपया जो है वो टैक्स नहीं दिया जाता। अगर वो टैक्स सही तरह अदा करें तो 500 अरब रुपया जो है आपके कौमी खजाने को जो है उसमें ज्यादा आएगा, उसको फायदा होगा। उसके बाद तंबाकू है। रियल एस्टेट में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका टेलीविजन के ऊपर नाम लेना जो है मना है। मसलन मलिक रियाज है, वो जो 190 मिलियन की डकैती है उसमें वो भी शामिल है। आप मलिक रियाज का नाम किसी टेलीविजन स्टेशन पे नहीं ले, चैनल पे नहीं ले सकते। 500 अरब रुपया जो है ना, 500 अरब रुपया चोरी हो रहा है अंडर इनवॉइसिंग और लैंड वैल्यूएशन के मद के अंदर जो है ना वो ये सारा पैसा चोरी हो रहा है। उसके बाद टोबैको है, 240 अरब रुपया चोरी हो रहा है। दो कंपनीज जो दोनों फॉरेन कंपनीज हैं
वो 99% टैक्स पे कर रही हैं, और बाकी तमाम कंपनियां जो 40% हैं वो 1% टैक्स पे कर रही हैं, और वो लोग हमारी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हुए हैं। ये टैक्स ना देने वाले या जो टोबैको की इंडस्ट्री में इलीगली गैर कानूनी तौर पे इन्वॉल्व हैं, जो डाका, इतना बड़ा डाका जो है हमारे टैक्स पे पड़ रहा है, अवाम के ऊपर पड़ रहा है, वो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, मेंबरान हैं। आपको भी पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यही हाल है ना डेप्टी स्पीकर साहब। उसके बाद आप आ जाएं ऑटोमोबाइल और टायर्स में 50 बिलियन का जो है ना वो टैक्स चोरी है, 50 अरब रुपए की। ऑटो लुब्रिकेंट्स जो है 56 अरब रुपए की चोरी है। ये सारा उन्होंने आगे डिटेल भी बताया हुआ है कि किस तरह उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। फार्मास्यूटिकल में 65 अरब रुपए की चोरी है। चाय की इंपोर्ट में 45 अरब रुपए की चोरी है। स्टील के सेक्टर में 30 अरब रुपए की चोरी है। इस सारे आगे उन्होंने जिस तरह चोरी हो रही है उसका तरीका भी बताया हुआ है, किस तरह ये लोग चोरी कर रहे हैं। सर, रिटेल सेक्टर जो है हमारा, जिसमें जीएसटी है और इस किस्म का टैक्स जो है वो शामिल है, जिस तरह जनरल सेल्स टैक्स है, 2880 अरब रुपए की चोरी है। 2880 अरब रुपए की चोरी है। उसके बाद जो है यार्न में ये उन्होंने साथ लिखा हुआ है कि बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है रिटेल सेक्टर में और यार्न में, लेकिन बाकी उन्होंने ऑथेंटिक कैलकुलेट करके बताया है। इसमें यार्न में 222 अरब रुपए की चोरी है। सर, इस तरह क्या कहते हैं कि गिनता जा और शर्माता जा। जिस मुल्क में जो है हजारों अरबों रुपए की चोरी हो रही हो रेवेन्यू के अंदर, वो कहां से हम बजट पेश करेंगे। मेरा ख्याल है मोहतरम इसाक डार साहब ने बड़ी बहादुरी का काम किया है कि उन्होंने इसमें रिलीफ जो है आवाम को दी है, लेकिन इसका हमें परमानेंट हल ढूंढना पड़ेगा कि जहां पे हमारे, आप देखें, आप यूटिलिटी स्टोर्स ले लें, आज से 50 साल पहले 55 साल पहले यूटिलिटी स्टोर जो है स्कीम लॉन्च की थी, उस वक्त के लिहाज से ठीक थी। अब वहां पे लोग गंदम लेने चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं साथ शैम्पू भी लो। कोई आटा लेने जाता है या कोई चीनी लेने जाता है, उसको साथ कहते हैं नहीं साबुन भी लो। एक स्कैम है जिसकी हम परवरिश कर रहे हैं, एक फ्रॉड है जिसकी हम परवरिश कर रहे हैं। इस तरह के बेशुमार फ्रॉड हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, हुकूमत के अंदर, जिनकी हम परवरिश कर रहे हैं, और हजारों अरब रुपया जो है वो जाया हो रहा है। हजारों अरब रुपया, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस। एक मकरूज मुल्क जिसका बाल बाल जो है बंधा हुआ है कर्जे के अंदर, वो उसमें ये हरकतें हो रही हैं कि पॉवर्टी एलिविएशन बोर्ड जो है उसके एग्जीक्यूटिव जो है, मैं आपको फैसिलिटी बताऊं तो परेशान हो जाएंगे। जो फैसिलिटीज है उनकी, यही गुर्बत खत्म करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो पहले अपनी गुर्बत दूर कर रहे हैं। वो पहले खुद जो है बिलियनियर हो रहे हैं या मिलियनियर हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं। कितना बड़ा मजाक है इस मुल्क के साथ, और साथ उन्होंने स्टे लिए हुए। ये मेरा भाई बैठा हुआ है एजुकेशन मिनिस्टर। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियां जहां पे वाइस चांसलर टेन्योर पूरी कर चुके हैं और फिर स्टे लेके फिर बैठे हुए हैं वहां पे, ऐसे ही है ना। कोई बंदा अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जहां पे उसको जो मुनाफा हो रहा है, और वो तनख्वाह से मुनाफा नहीं ले रहे, वो यूनिवर्सिटीज के फंड खा रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी गिनवा देता हूं, नाम ले देता हूं जिनके अंदर जो है लोग जो है पैसे खा रहे हैं और साथ स्टे लिए हुए। अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो आई चैलेंज कि मुझे कोई कॉन्ट्रोडिक्ट करे। यानी मेरा भाई बता रहा है कि वाइस चांसलर जो है अरबपति बन गए हैं। यानी जो करप्शन कर करके जो उनका था सिलसिला, जिससे उन्होंने सारा कुछ बनाना था, उसको जो है वो लोगों को पढ़ाना था,
अवाम को तालीम देनी थी, आला तालीम देनी थी, यूनिवर्सिटियों में तालीम देनी थी, वो सारे के सारे डकैत बैठे हुए हैं वहां पे, छोड़ते नहीं है, स्टे ले लेते हैं। और अदलिया जो है वो सारी की सारी इस सारे जुर्म के अंदर मुलव्वस है। 2000 बिलियन से ज्यादा जो है एफबीआर का टैक्स जो है उसके केसेस इस वक्त अदलिया में चल रहे हैं। कोई फैसला नहीं करता उसका, कोई फैसला नहीं करता उसका। यह एक गरीब मुल्क है जहां पे करोड़ों लोग फाके कर रहे हैं, जहां की 70-80% आबादी जो है, जनाब डेप्टी स्पीकर, 70-80% आबादी जो है 3 वक्त का या 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती। और वहां पे ये एलीट कैप्चर जो है उसने क्या क्या गुल खिला रहा है। आप हिसाब लगाएं कि इस मुल्क के जो बड़े बड़े स्मगलर हैं, जो सामाने तय्युश जो है अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में बेचते हैं, वो हमारी ट्रेड बॉडीज के सबसे बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको पता है। हमने उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी है कानून के अंदर, दिलवाई जो पहले इलेक्ट कराया गया, उनको जिस तरह इलेक्ट कराया गया वो भी हमें पता है। लेकिन दिन दिहाड़े जो अमीर आदमी जो है उसके लिए कोई कानून नहीं है, जो कोई कायदा नहीं है, उसके लिए कानून जो है उनमें तरमीमें की जाती हैं और आम आदमी को जो है जेल में डाल दिया जाता है। 5-5 हजार 10-10 हजार के लिए लोग जो है 6-6 महीने, साल 2-2 साल जो है वो कैद रहते हैं। अब किसी जेल से उठा के लिस्ट मंगवा लें कि वहां पे ये छोटी रकूम ना अदा करने के सिलसिले में कितने लोग कैद हैं। और ये डाके जो मार रहे हैं, सारे मुल्क में जो डाका मारा जा रहा है हर जगह, जिस तरह शादियों के ऊपर यहां पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, अरबों रुपए जो है शादियों पे खर्च किए जा रहे हैं। और पिछले 4 साल इस एलीट को प्रोटेक्ट किया जाता रहा है। हम 1 साल में आए हैं, हमने इनको डिसमेंटल करने की कोशिश की है, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हो सकी। अल्लाह करे एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत यहां पे कायम हो जो इन लोगों को टेक ऑन कर सके। जो इस वक्त हमारे मुल्क में पूरा इस शिकंजे में हमारी मईशत उन्होंने ली हुई है। जब तक जनाब डिप्टी स्पीकर ये बुनियादी तब्दीलियां आप निजाम में नहीं लेके आएंगे, आप बजट, कोई ऐसा बजट नहीं पेश कर सकेंगे जो सरप्लस हो। कोई ऐसा बजट नहीं पेश कर सकेंगे जो तमाम आपकी 22-23 करोड़ आबादी के लिए जो है मनफियत बख्श हो, मुनाफा बख्श हो। नहीं पे कर सकते। आप हिसाब लगा लें कि आपकी फेडरल रिसीट्स जो है उससे जो है ज्यादा है, आपने सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। आपके पास इस मुल्क के अंदर तमाम इमराज का इलाज, आपकी माशी इमराज जो है उनका इलाज मौजूद है, लेकिन विल नहीं है, क्योंकि इस सारे निजाम को एक ऐसे तबके ने अपने में लिया हुआ। आप मुझे बताएं, हम में ये जुर्रत है, जितने लोग यहां में बैठे हुए हैं, कि हमारी जो 1,68,000 रुपया तनख्वाह है, हम इसको 2 लाख या 2.5 लाख कर सकें? डिप्टी स्पीकर साहब कर सकते हैं? हमारे यहां पे 7 वाला दायरा है, 16 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं। चलें हमें चौथा हिस्सा दे दें, हम जुर्रत कर सकते हैं? हमें चौथा हिस्सा ही दे दें। और ये 7 गाड़ियां भी हैं, 7 गार्ड भी हैं, 7 ट्रैफिक भी खड़ी हो जाती है और 7 तड़ियां लगाती हैं, इसी इदारे को तड़ियां लगाते हैं। आप देखें कौन सा अदारा है जिसको जंग नहीं लग गया या जिसको दीमक नहीं लग गई। मैं नहीं कहता ये काबिल रश्क था ये अदारा, लेकिन जिस दिन काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पेश हुआ था, उस दिन इस इदारे में जो है रखना पड़ा था, दड़ा अड़ाई थी।
और आज वहां पे जो दराड़ है उस दिन पैदा हुई थी। अगर इन लोगों को अपने अदारे की मोहब्बत होती, अपने अदारे के वकार का ख्याल होता, तो वो उस रेफरेंस की मौजूदगी में या उस रेफरेंस के इश्यू के ऊपर सच के साथ खड़े होते, अदल के साथ खड़े होते। लेकिन ना सच के साथ खड़े हुए, ना अदल के साथ खड़े हुए। और आज जो है, परसों उन्होंने फैसला दिया है कि 3-2 का फैसला ये है और 4-3 का फैसला ये है। इस तरह बातें दुरुस्त नहीं होती। हमारी जो तारीखी गलतियां हैं वो इस तरह दुरुस्त नहीं हो सकती। हम लोग जो यहां पे बैठे हुए हैं इस हाउस के अंदर, रांदा दरगाह है, जो उठता है हमें क्रिटिसाइज करता है, राइटली और रॉन्गली, और हम बर्दाश्त करते हैं क्यों? हम सियासी वर्कर हैं, हमारा काम है बर्दाश्त करना। लेकिन इतने इतने नाजुक मिजाज हैं यहां पे कि लोग 2-2, 3-3 जो है वो वजीर आजम खा गए हैं, हजम कर गए, डकार भी नहीं लिया। फांसी लगा दिया किसी ने कोई पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, किसी ने माजरत भी नहीं की, तारीख से भी नहीं माफी मांगी। जनाबे वाला, ये सारे इमराज का इलाज जो है IMF के पास नहीं है, ना वर्ल्ड बैंक के पास है, ना पेरिस क्लब के पास है, ना हमारे जो ब्रादर मुल्क हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, या हमारा भाई चाइना जो हमारी मदद कर रहा है, उनके पास इलाज नहीं है। ये इलाज हमारे पास है। और जब तक हम इस इलाज को स्टार्ट नहीं करेंगे, ये दवाई जो है कड़वी नहीं खाएंगे, क्या हम इस मुल्क में जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैमरेज कर रही हैं, जो ब्लीड कर रही हैं 30-30, 40-40 साल से। मैं 1997 में प्राइवेटाइजेशन का चेयरमैन था, मुझसे पहले 1993 में जो है नवीद कमर प्राइवेटाइजेशन का चेयरमैन था। उस दौरान जो थोड़ी बहुत प्राइवेटाइजेशन हुई, अच्छी प्राइवेटाइजेशन हुई उस 10 सालों के अंदर। लेकिन बहुत से अदारे जो उस वक्त लिस्ट थे, आज भी लिस्ट पे हैं। और जो लोग जो है, जो डेड बॉडी से या उन मुर्दा अदारों से उनका गोश्त जो है नोच रहे हैं, उनकी हड्डियों से, वो लगे हुए हैं। वो या स्टे ले आएंगे या अदलिया के पास चले जाएंगे। दे वोंट लेट यू प्राइवेटाइज दोज इंस्टीट्यूशंस, द सिक इंस्टीट्यूशंस, जो SOEs है हमारी, दे वोंट लेट यू डू दैट। मैंने आपको बताया है कि आपके रेवेन्यू में कितनी बड़ी लीकेज है। मैं कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि 2000 अरब रुपए से ज्यादा तो केसेस पड़े हुए हैं अदालतों के अंदर। और ये मैंने आपके सामने 4-5 हजार अरब रुपए के जो है, जो डाका पड़ रहा है, जो लोग टैक्स नहीं देते। आप चले जाए कोसार मार्केट, वहां पे दुकानें चेक करें। वो पाकिस्तान के गरीबों के लिए तो मैं भी वहां पे शॉपिंग करता हूं। पाकिस्तान के गरीबों के लिए तो वहां पे कोई चीज नहीं पड़ी हुई। आप चले जाएं ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, वहां पे पाकिस्तान की, और उन पे कोई टैक्स नहीं है। कंटेनर खुलते भी नहीं है, उसके अंदर, कंटेनर के अंदर चाहे टैंक आ जाए, असला आ जाए, जो मर्जी आ जाए, कंटेनर का सौदा हुआ होता है। आप एक मुल्क में जहां पे आप जो है प्राइवेटाइजेशन करके, अदारों को बंद करके, अगर को चल नहीं सकते, बिक नहीं सकते, बंद करके 2-3 हजार अरब रुपया साल का बचा सकते हैं। स्टील मिल जब प्राइवेटाइज हो रही थी तो 2-3 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था, और प्राइवेटाइजेशन जो है अनल कर दी गई, उसको मनसूख कर दिया गया, उसकी तनसीख कर दी गई। और उसके बाद क्या हुआ? आपने 250-300 अरब रुपया जो है तनख्वाहों में दे दिया उसको मेंटेन करने के लिए। ये क्या कौम है हम?
अदलिया का फैसला था। ये किस तरह सिलसिला चलेगा, ये किस तरह सिलसिला आगे बढ़ेगा, ये दो चीजें आप अपनी रेवेन्यू रिसीट्स जो है ना आप अपनी दुरुस्त कर लें। चले मैं 3-4 हजार अरब कह रहा हूं, 1.5-2 हजार अरब रुपया रिकवर कर लें, 1.5-2 हजार अरब रुपया चलें। इसी तरह आप देख लें हुकूमत के तमाम अदारे जो हैं, यहां पे पेंशनर जो है वो चिल्ला रहे हैं कि हमारी पेंशनें कम बढ़ाई गई हैं। यहां पे जो है एफबीआर के मुलाजमीन कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें जो है वो कम है बाकी ब्यूरोक्रेसी के साथ अगर कंपेयर करें। यहां पे फेडरल मुलाजमीन कह रहे हैं कि प्रोविंशियल जो है जो मुलाजमीन जो है उनको तनख्वाहें ज्यादा मिल रही हैं। ये तमाम इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना हमारा काम है और ये पैसे मुहैया करना हमारा काम है और साथ एग्जीक्यूटिव का काम है, ब्यूरोक्रेसी का काम है और साथ अदलिया का भी काम है कि वो थोक के हिसाब से सैकड़ों नहीं हजारों स्टे ऑर्डर ना दें। ये कनाइवेंस जो है अदलिया की, ब्यूरोक्रेसी की और इनएक्शन ऑन आवर पार्ट, ये तीनों चारों चीजों ने मिलकर जो है इस मुल्क को जो है फाइनेंशियली जो है बिल्कुल जैम कर दिया, फ्रीज कर दिया। इन हालात में मैं समझता हूं कि ये बजट जो है किस तरह डार साहब ने इसको तरतीब दिया है। आज भी हमारे सर पे मंडरा रहे हैं बादल के आईएमएफ हमें प्रोग्राम देगा या नहीं देगा। एक न्यूक्लियर पावर, एक नाकाबिले तस्खीर दफा, बैरूनी दुश्मनों के अगेंस्ट हमें कोई खौफ खतरा नहीं है अल्लाह के फजल से। लेकिन जो अंदरूनी हालात हैं हमारे इकोनॉमी के, फाइनेंशियल हमारे जो हालात हैं, वो सबसे बड़ा खतरा है हमारा, सबसे बड़ा खतरा है। हमें कोई बाहर के दुश्मन से, हमारे सरहदों पे जो हमारे अफवाज खड़ी हैं वो और हमारी फिजाओं के जो हमारे पानियों की जो डिफेंड कर रहे हैं वो डिफेंड कर सकते हैं और उन्होंने किया है। लेकिन ये इकोनॉमी को जो अंदर जो हम दुश्मनी जो है अपने मुल्क के साथ कर रहे हैं, जिनमें तमाम तर अदारे शामिल हैं, तमाम तर, कोई ज्यादा कोई कम, और उसका ब्रंट जो है वो हम ले रहे हैं, हम सियासतदान ले रहे हैं। क्या किसी ने पूछा है? मैंने यहां ही इसी फ्लोर में कहा था, चीफ मिनिस्टर जो थे पिछली गवर्नमेंट के पंजाब के, उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो अरबों रुपए लेके लंदन चले गए हुए हैं। किसी ने पूछा? यहां पे कोई सियासतदान जो है छोटा मोटा हाथ मार दे खुदा न खास्ता, उसके इश्तिहार लग जाते हैं, उसके गिरेबान के ऊपर इलेक्शन पे लोगों के हाथ पड़ते हैं और लोगों को कहा जाता है कि पता नहीं हम कितनी तनख्वाह लेते हैं, कितनी हमें फैसिलिटी लेते हैं। यहां तो रिटायरमेंट के बाद 90% पेंशन मिलती है, 90% पेंशन मिलती है उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद जो सैलरी जो होती है उसकी 90%, और 4-5 जो है। ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। राणा साहब, ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। और साथ जो है 4-4, 5-5 मुलाजमीन जो है वो रिटायरमेंट के बाद घर ले जाते हैं, रेस्ट हाउसेस इस्तेमाल करते हैं। हम खुदा न खास्ता एमएनए न रहे, हमें पार्लियामेंट लॉजेस में ना कोई घुसने दे। इफेक्ट है जहां हम 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल से रह रहे हैं, वो तमाम तर स्टाफ जो है, गनमैन भी साथ है, गाड़ियां भी हैं, रेस्ट हाउसेस भी हैं, पीए भी है, टेलीफोन भी है, ये सारा कोई मुफ्त है। इस तरह तो दामाद भी नहीं रखे जाते जिस तरह ये हमारे ये लोग हैं ना।
मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि पॉवर्टी एलिविएशन बोर्ड के जो चीफ, इस वक्त एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव है, सीईओ वहां पे, उसकी तनख्वाह जो है 27-28 लाख की, और जो जगह खाली है वहां पे जो पहले शख्स था वो 35 लाख रुपए तनख्वाह। ये गुर्बत मुकाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, गुर्बत मुकाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। नूर आलम बुलाओ ना यार उसको, खुदा का वास्ता बुलाओ उसको। इतनी अच्छी कल तकरीर तुमने की, बुलाओ उसको, करो ड्राई क्लीन उधर उसको पीएसी में, पूछो तो सही उससे। हमारे पास आर्म्स हैं, ये आर्म्स हैं हमारे जो अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। पीएसी है, हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं। क्या हम उनको पूरी तरह उनको ऑपरेट कर रहे हैं? उनकी जो इस्तेदाद है, उस इस्तेदाद से अब देखें, मैंने गवाही ले ली है वजीर तालीम की कि हमारे वाइस चांसलर जो है वो बिलियंस का उनके बजट हैं। मुझे नाम तक पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। असातिज़ा हैं, वो कौम को तालीम दे रहे हैं, डाकू कौम को तालीम दे रहे हैं। तो वो डाके मारना ही सिखाएंगे और क्या करेंगे? रिटायर नहीं होते, स्टे ले लेते हैं, टेन्योर खत्म होती है, स्टे ले लेते हैं। राशा मैं गलत कह रहा हूं तो मैं बिल्कुल, मेरा गिरबान आपके हाथ बिल्कुल। ये अदलिया क्या कर रही है इस मुल्क के साथ? को अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें, को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें। जनाबे वाला, जब ऐसे हालात हों एक मुल्क के अंदर, इस किस्म की जो है परवर्जन हो, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज, तो फिर जो है 2018 में जो कुछ हुआ फिर वो होता है, और फिर 4 साल जो हुक्मरानी यहां पे हुई फिर वो होती है, और फिर जो 9 मई का वाकया हुआ तो फिर वो उसके नताइज होते हैं कि एक शख्स जो है चंद हजार आदमियों के साथ जो है रियासत को चैलेंज करता है, और रियासत की रेट को चैलेंज करता है। वो कोई सियासी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो फ्रॉम विदिन जो है अटैक कर रहा है सियासत को। बगावत 9 मई को हुई यहां पे। कभी हमारी 75 साल तारीख में बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हुई, कभी किसी ने रियासत को चैलेंज किया? किसी ने रियासत को चैलेंज नहीं किया। पहाड़ टूट पड़े सियासतदानों के ऊपर, ट्रेजेडीज फेस की, लेकिन एक शख्स का इक्तदार क्या छिन गया कि उसने कोशिश की कि रियासत को यरगमाल बना ले, और टारगेटेड कल वो क्या कल उसने ट्वीट किया है, मेरा हाल ही परसों ट्वीट किया है कि ये सारा प्री प्लान था, ये सारा कर गया था। हम नाम लेना शुरू करें। आपकी 2 हमशीरगान वहां पे खड़ी थी, क्या वो भी इस प्लानिंग का हिस्सा थी? आपके वज़रा वहां पे खड़े थे कोर कमांडर हाउस के बाद। आपके वज़रा, आपके एमएनए जो है लीड कर रहे थे। जो मियां वाली में अटैक हुआ, जहां जीएचक्यू पे जो अटैक हुआ, वहां पे आपके वज़रा लीड कर रहे थे। वो जो कहता था अल्लाह को जान देनी है, वो लीड कर रहा था। ये कौन सी साजिश हुई है इमरान खान के खिलाफ जिसमें सारे उसके अपने आदमी हैं? एक भी करैक्टर नहीं है, एक भी करैक्टर नहीं है। सारी 9 मई के जो वारदात है उसके अंदर 3200, 32,500, 3,200 कुछ जो है लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अभी पूरे पकड़े नहीं गए, आइडेंटिफाई, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। वो शेर खान की तो तौहीन जो है उसकी तो हिंदुस्तान ने भी इज्जत के साथ जो है उसको इज्जत की उसकी। वो भी उसकी बहादुरी की दास्तानें बयान करते हैं,
और आपने उसका स्टैचू जो है, आप उसकी यादगार को मिसमार कर दिया, उसकी यादगार की तौहीन की। दुश्मन मुमालिक जो है कि उनकी फौजें एक दूसरे के शहीदों को या एक दूसरे के बहादुर सिपाही जो लड़ते हैं उनके खिलाफ उनकी इज्जत करते हैं। ये एक कोड है, सारी दुनिया में जंगों का कोड है। क्या आप लाशों की बेहुरमती नहीं करते? आप रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे दुश्मन का जो है, जो स्पाई भी जो है, इज फॉलन इन ए बैटल। यहां पे तो उनकी यादगार, उनके याद के जो बुत थे या उनके यादगार की यादगारें जो थी, जो स्टैचूज थे, आपने उनको भी मिसमार कर दिया। कितनी शदीद नफरत का इजहार उन्होंने उस दिन किया पाकिस्तान के खिलाफ 9 मई को, कितनी शदीद नफरत का इजहार किया। उनके चेहरों से शदीद नफरत का इजहार हो रहा था। आप टेलीविजन के ऊपर जरा गौर से देखें उन लोगों को जो जीएसक्यू के ऊपर जो है वो पेट्रोल के बम फेंक रहे थे, या जो वहां पे गालियां दे रहे थे कोर कमांडर हाउस के बाहर। आपके एहसासे, आपके दफाई एहसासों को अटैक किया गया। वो असासे किसी की मलकियत नहीं, वो कौम की मलकियत है। वो आपकी, मेरी, इनकी 22 करोड़ अवाम की हिफाजत के लिए वो असासे बनाए हुए, अपना खून पसीने के कुर्बान करके, उसको निचोड़ के, उसकी कॉस्ट के ऊपर वो असासे बनाए गए जिनको जलाने वो गए थे पियां वाली बेस, एयर बेस के ऊपर। ये कौन लोग थे? ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते जो 75 साल में हमारा अजली दुश्मन जो है, जो सोच भी नहीं सकता था कि वो ये अचीव करेगा। हमारे अंदरून जो दुश्मन बैठा हुआ था, जिसको हमने खुद जो है उस शाम को दूध पिला के पाला गया, और उसने 9 मई को डसा, इस कौम को डसा। जनाबे वाला, आप देखें कि क्या हुआ 9 मई को। कोई इंट्रोस्पेक्शन करे ये कौम जो है। वो कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई, हमने उसको कहा था यहां से इस्तीफे दो। अगर ये असेंबली जो है पिछले 1 साल से अगर वो इस्तीफे ना देते तो यहां बैठे होते तो इस तरह चलनी थी जिस तरह 1 साल से चल रही है। क्यों नूर आलम? किसकी गलती है? उसकी अपनी गलती है ना। उसने दोनों जो हुकूमतें हैं वो हमारे हवाले कर दी, या इंटरिम के हवाले कर दी। वहां पे परवेज इलाही हुक्मरान था, वो तरले करता रहा, वो गिट्टे पकड़ते रहा उसके ना तोड़ो। केपी में भी तोड़ दी उसने, और फिर तीनों चीजों के लिए अदालतों में चला गया कि इस्तीफे भी वापस लो जी, और असेंबलियां में हमारी हुकूमतें बहाल करो। तो मैंने कहा था, यहां बैठा हुआ था, मैं नहीं यहां बैठा हुआ था, कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वो आज भी फिक्रा जो है ना उसके ऊपर जो है ना सादिक आता है, फिट होता है बिल्कुल। कोई शर्म हया नहीं, सिरे से कोई शर्म हया नहीं। इतना बेशर्म, अल्लाह माफी करने भाई के लोग उसको सियासतदान नहीं कहते हैं ना, कि बरादरी हमारी में पिछले 75 साल में को पैदा हो। जनाब स्पीकर, ये मैंने जो चंद मारूजी जो हालात हैं उनका एक जायजा पेश किया है इस बजट के तनाजुर में। मैं फिर कहूंगा कि बजट एक ट्रांजैक्शनल इवेंट होता है, हर साल जो है आगे पीछे एडजस्टमेंट के साथ पेश होता है। बहुत बड़ा इवेंट होता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में। लेकिन बाज ऐसी चीजें हैं जिनको फंडामेंटल हैं, अगर उनको दुरुस्त ना किया गया तो आप जो मर्जी कर लें, आपकी इकोनॉमी और आपके माशी हालात जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकते।
इस मुल्क को कोई और खतरा नहीं है। इस मुल्क को वाहिद जो खतरा, जो एग्जिस्टेंशियल खतरा है, जो हमारे वजूद को खतरा है, वो हमारी नाजुक मईशत है। जो हमारी एक ऐसी मईशत है जिसमें फिगर्स जो हैं कतई तौर पे मैच नहीं करते। हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं कि हम फंड्स जनरेट करके अपनी दौलत जो है, कौमी दौलत बढ़ा सकें, अपने ये जख्म जो हमें लगे हुए हैं इनका इलाज जो है ढूंढ सकें। लेकिन हमारे में विल नहीं है। वी लैक द विल। इसमें तमाम तर अदारे शामिल हैं। हम पॉलिटिशियंस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि यहां पे आप किसी चीज को प्राइवेटाइज करने का सोचें तो लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि कल नैब ना बुला लें, FIA ना बुला लें। यू हैव टू टेक द प्लंज। आप दरिया के किनारे खड़े होकर सिर्फ पानी चेक करते रहेंगे पांव से, इस तरह नहीं होगा। आपको अपनी इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी। आप अपना रेवेन्यू सिस्टम जो है आपको ठीक करना पड़ेगा। जनाबे डिप्टी स्पीकर, मार्केटों के अंदर पाकिस्तान में कहीं गांव में नहीं, दूर दराज के गांव में नहीं, फाटा में नहीं, मैं मार्केटों को, बड़े बड़े शहर की मार्केटों के अंदर जो है बिजली चोरी होती है। थानों में बिजली चोरी होती है। ये मेरा यार साथ बोल पड़ा है, थाने का नाम ले लिया। थानों में बिजली चोरी, थाने पूरे पूरे मोहल्ले को बिजली देते हैं। सैकड़ों अरब रुपए की नहीं, हजारों अरब रुपए की। इस वक्त 4000 अरब जो है सर्कुलर डेट है पावर का और पेट्रोलियम का। 4000 अरब रुपया। मैं ठीक कह रहा हूं ना मुंडू वाला? 4000 अरब। वो किस तरह बना है? मैं नाम नहीं लेना चाहता शहरों के। गुंजान आबादी वाले शहर बड़े, जिनकी 50-50 लाख करोड़ की आबादी है, 20-20 लाख, 25 कोई किसी वीराने में नहीं बिजली चोरी हो रही। उन मार्केटों में बिजली चोरी हो रही है। लोगों ने निचले स्लैब का फायदा उठाने के लिए 3-3 मीटर अपने घरों में लगाए हुए हैं। यह भी बिजली चोरी के जुमरे में आता है। यह किसने चेक करने हैं जनाब स्पीकर? आपने चेक करने, या मैंने चेक करने? ये हमारे सिस्टम ने चेक करने हैं। किस तरह 3 मीटर एक प्रेमिसेस पर लगे हुए हैं कि निचले स्लैब का जो है वो फायदा उठाया जा सके। हजारों अरब रुपया। जब एक ऐसा तबका एक कौम के अंदर, एक मुल्क के अंदर पैदा हो जाए जिसकी एक्सेस हो कि वो बेईमानी कर सकता है, वो डाके डाल सकता है और वो बाज ना आए, तो उसकी 80% आबादी का वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान की 80% आबादी का हाल है कि लोग बीमार हो जाते हैं, मौत का इंतजार करते हैं, इलाज नहीं करा सकते। लोगों के हाथों में बिजली के बिल हैं, बिजली के बिल नहीं अदा कर सकते। वसाइल नहीं है लोगों के पास। वसाइल पे चंद लोगों का कब्जा है जो शादियों पे करोड़ों अरबों रुपया जो है अपने गेस्ट जो है बुलाते हैं, जो जोड़े दुल्हनों के जो है 2-2 करोड़ रुपए बनाते हैं। जब इतने इम्बैलेंसेस आ जाए किसी सोसाइटी के अंदर, वो सोसाइटी सरवाइव नहीं करती। जब इतना तफावत आ जाए किसी कौम के अंदर, किसी मुल्क के अंदर, खुदा न खास्ता वो जिंदा नहीं रह सकता। ये वेकअप कॉल है। ये बजट जो है, ये 1 साल जो गुजारा है हमने, 4 साल के बाद जो इनहेरिट किया हमने PTI गवर्नमेंट से, डाकुओं और चोरों से जो हमने इनहेरिट किया है, ये एक वेकअप कॉल है। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूं। वजीर मुमलिकत खजाना यहां पे बैठी हुई है, उनको मैंने ये दिखाया है सुबह। शी डिड नॉट डिसएग्री विद इट। ये सारा चार्ट मैंने उनको दिखाया है। आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे
कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 लाख वोटर है या 6 लाख वोटर है, उसमें चंद हजार वोटर होगा जो प्रिविलेज क्लासेस का होगा, बाकी गरीब लोग हैं। यहां पे हर चीज जो है एलीट ने कैप्चर की हुई है। आप असाब लगाएं कि टोबैको के चोर जो हैं वो असेंबलियों में और सेनेट में बैठे हुए हैं। एक पैसा नहीं देते, एक पैसा टैक्स नहीं देते, 1 अरब रुपया टैक्स देते हैं। और उनके मुकाबले में 2 कंपनीज जो बाहर की हैं वो 175 अरब रुपया देती हैं। जाए ना वो उस हॉल में जाके देख लें। आज अब तो इधर नहीं है, पहले जब पूरा हॉल था ये यहां भी बैठे हुए थे। ऐसे ही है ना नूर आलम। नूर आलम की गवाही ले रहा हूं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, मैं उसकी गवाही ले रहा हूं। मैंने आपको बताया है कि जिन लोगों के कंटेनर नहीं खुलते, 4-4, 5-5 मंजिला प्लाजे हैं जिनके अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, हमने इस हाउस में लॉ पास किया कि 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए उनको। मक्सी साहब, नाम चाहिए आपको? बता दूंगा आपको नाम भी। हमने इस हाउस में लॉ पास किया उनको 1 साल की एक्सटेंशन का। और 2018 का तो इलेक्शन रेग हुआ था, वो फेडरेशन का इलेक्शन भी रेग हुआ उसको प्रेसिडेंट बनाने के लिए। दे आर अनटचेबल्स, यू कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट देम। आप कुछ करेंगे, चारों तरफ से जो है आपके भी यलगार हो जाएगी। अगर आपके चारों तरफ से यलगार नहीं होगी तो अदलिया उनको रेस्क्यू करने आएगी और अदलिया उनको बचाने आ जाएगी। ये कैसा माफिया है? इस तरह ये मुल्क नहीं चलेगा, इस तरह ये रियासत नहीं चलेगी। हम कुछ सियासी 2 नंबरी कर लेते हैं, यहां से उधर चले जाते हैं, यहां से उधर। हमारा मीडिया रिकॉर्ड लगाना जो है बंद नहीं करता। वो मलक रियाज का नाम ही नहीं लेते। ये मीडिया का हाल है, वो मलक रियाज का नाम नहीं लेते। हम भी जो है 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान का नाम लेते हैं, मलक रियाज का नाम नहीं लेते, जिसके अकाउंट में पैसे गए हुए हैं। इधर अपने गिरेबान में, तुम ही अपनी बुशड़ी जरा गलत, अपने गिरेबान में जो है वो झांके ना। यहां पे डेप्टी स्पीकर ज्यादा मेंबर नहीं है, ये भी एक रिफ्लेक्शन है, ये भी एक रिफ्लेक्शन है। आप देखें, एक शख्स के मुतल्लक सारी दुनिया जानती है कि असलियत क्या है इमरान खान की, लेकिन देयर आर पीपल हु एक्सेप्ट हिम एज ए लीडर। ये एक इखलाकी गिरावट की निशानी है ना, ये ज़हनी गिरावट की निशानी है। It actually defines the state of mind in this country, the population of this country, or the elite of this country. और वो जो बाहर लोग बैठे हुए हैं अंग्रेजी बोलने वाले, वो कहते हैं हम रेमिटेंस बंद कर देंगे। और रेमिटेंस तो ये भेजते हैं, ये हमारे भाई जो बैठे हुए हैं जीसीसी कंट्रीज में। सऊदी अरब में 28 लाख पाकिस्तानी रहता है, यूएई में 18 लाख पाकिस्तानी रहता है, और बोलता कौन है? अमेरिका से को बोलता है।